हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं गाउट और इसी लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने हाफ पैथोफिजियोलॉजी कवर कर ली है। हमने ये देखा कि जो गाउट है, ठीक है, जो गठिया जो इससे बीमारी बोलते हैं, उसके पीछे का मेन कारण क्या है यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ना। अब यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में क्यों बढ़ता है, उसके पीछे क्या रीजन है, वो सारे फैक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि अगर किसी के भी ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है तो उसके पीछे मेन दो रीजन हो सकते हैं। पहला, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बॉडी में ज्यादा हो रहा है। दूसरा, प्रोडक्शन तो नॉर्मल है लेकिन उसका एक्सक्रीशन कम हो रहा है। और दोनों के ही मैंने रीजन आपको डिटेल में बताए हुए हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा होने के क्या कारण है और एक्सक्रीशन कम होने के क्या रीजन है। तो ओवरऑल अभी तक हम यहां तक कवर कर चुके हैं कि हाइपर यूरिसीमिया यानी कि जो गाउट की मेन प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना ब्लड में, जिसकी वजह से गाउट होता है, उसके पीछे का क्या कारण है ये हम समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहां से आगे की कि अगर किसी इंसान के ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, रीजन चाहे कुछ भी हो आपका, तो अब वो कैसे उस इंसान के बॉडी में गठिया यानी कि गाउट को क्या करता है, आपका जन्म देता है। देखें वन बाय वन, ठीक है। तो देखो, गाउट का केस हमें समझ में आया कि भाई हाइपर यूरिसीमिया ही आपका कारण है जिसकी वजह से इंसान को क्या हो रहा है, आपका गाउट हो रहा है, गठिया हो रहा है। तो हाइपर यूरिसीमिया मतलब आपका इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई इसके बाद होगा क्या, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है, जो यूरिक एसिड लेवल जैसे ही ब्लड में बढ़ेगा तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो हमारा फिजियोलॉजिकल पीएच होता है, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे यहाँ पे करती हूँ सो दैट हम पूरा एक ही टाइम पे कवर कर लें, ठीक है। यूरिक एसिड जैसे ही हमारे फिजियोलॉजिकल पीएच में एंट्री लेता है, यानी कि जैसे ही यूरिक एसिड हमारे ब्लड में एंट्री लेगा, ठीक है, एट फिजियोलॉजिकल पीएच कितना होता है हमारे ब्लड का पीएच 7.4, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल पीएच में क्या होता है, आपका जो यूरिक एसिड है, ठीक है, ये अपने अंदर से प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, यानी कि यूरिक एसिड जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू, गेट कन्वर्टेड इनटू यूरेट, ठीक हो गया, ठीक है। ये किस वजह से हुआ, प्रोटॉन डोनेशन की वजह से हुआ। यूरिक एसिड ने अपने अंदर का प्रोटॉन डोनेट कर दिया और उसकी वजह से यूरिक एसिड से क्या बन गया, यूरेट बन गया। समझ में आ गया पहला स्टेप जो हुआ रिएक्शन का, कन्वर्जन ऑफ यूरिक एसिड इनटू यूरेट, ठीक है। यूरेट जो है वो क्या है, एनायन है। यूरिक एसिड कैसी फॉर्म थी बेटा, अनआयनाइज्ड फॉर्म थी, कोई इसमें चार्ज नहीं था पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन जैसे ही यूरिक एसिड ने अपने अंदर से H पॉजिटिव डोनेट किया, वैसे ही क्या चार्ज आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि ये आपका यूरेट फॉर्म हो गया। यूरेट क्या है आपका, ध्यान रखिएगा, ये हमारा एनायन है, ठीक। अब क्या होगा, देखो यूरेट बन गया। अब क्योंकि ये जो यूरेट है, क्योंकि इसमें क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा यूरेट के केस में, तो अब ये क्या करेगा, आपका कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। कैसे तैयार रहेगा, इसे जहां पे भी सोडियम मिलेगा ना, ये उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा। यानी कि इसके बाद क्या होगा, आपका यूरेट जो है, यूरेट विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद Na पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है यूरेट, ठीक है, और ये सोडियम क्या है, पॉजिटिव कैरी करता है। तो यूरेट सोडियम के साथ क्या बना देगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा, और इसे क्या बोलते हैं हम, मोनोसोडियम यूरेट। समझ में आ रहा है कैसे बना ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मोनोसोडियम यूरेट आपका फॉर्म हो चुका है, क्योंकि यूरेट ने सोडियम आयन के साथ, यूरेट जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करता था, इसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाले सोडियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया और क्या बन गया, मोनोसोडियम यूरेट, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ऑब्वियसली पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, तो आपके जॉइंट्स में भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जॉइंट में क्या होता है, देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हमारे पैरिफेरल जॉइंट्स हैं,
ठीक है। पेरिफेरल जॉइंट मतलब हमारा एल्बो जॉइंट हो गया, ठीक है, हमारा नी जॉइंट है, हमारे हैंड में जो जॉइंट है आपके वो, हमारे जो फुट में आपके जॉइंट हैं वो, ये सारे क्या है हमारे पेरिफेरल जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, इन जॉइंट्स में टेम्परेचर क्या रहता है आपका, लो रहता है, ठीक है, कंपेयर टू अदर जॉइंट, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो लो टेम्परेचर होता है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन को क्या करता है, फेवर करता है, ध्यान में रखेंगे। तो देखो क्या होगा, ये जो आपका यूरेट ने आपका क्या किया, कॉम्प्लेक्स बनाया विद सोडियम, ये क्या करेगा, फटाफट से हमारे जॉइंट में जाएगा, ठीक, कहां पे गया, हमारे पेरिफेरल जॉइंट्स में गया, जहां पे टेम्परेचर क्या है आपका, बहुत लो है, ठीक है, वहां पे ये कॉम्प्लेक्स जाएगा और जाते ही क्या बना देगा आपका, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। अब क्या बन गए वहां पे, देखो क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो गए। और यही क्रिस्टल जो है आपके, आप क्या करेंगे, आपके आगे का जो जॉइंट डैमेज है ना, पूरा प्रोसेस अभी मैं बताऊंगी कि इन क्रिस्टल्स की वजह से कैसे जॉइंट डैमेज होता है, उसको फॉलो करेंगे। तो पहले आप इतना समझ लीजिए, ठीक है, क्या हुआ, यूरिक एसिड ज्यादा था ब्लड में, क्यों था वो मैं ऑलरेडी पहले पार्ट में हम देख चुके हैं। हुआ क्या, ये यूरिक एसिड हमारे ब्लड में गया, ब्लड का पीएच 7.4 है, इस पीएच पे ये जो यूरिक एसिड जो कि अनआयनाइज्ड फॉर्म में था, इसने क्या किया, H पॉजिटिव आयन डोनेट किया और आयनाइज्ड फॉर्म में आ गया, यानी कि नेगेटिव चार्ज कैरिंग जो आपका कंपाउंड है, यानी कि यूरेट आपको मिल गया। नाउ ये यूरेट क्या करेगा, हमारे सोडियम आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और बन गए मोनोसोडियम यूरेट। कॉम्प्लेक्स अभी फॉर्म हुआ है, अभी क्रिस्टल्स नहीं बने हुए हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारे जॉइंट्स में जाएगा, क्योंकि जॉइंट का टेम्परेचर लो है, इसीलिए ये जो मोनोसोडियम यूरेट कॉम्प्लेक्स जो हमारे जॉइंट में गया था वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको दिमाग में रखना है जो हमारी बॉडी में हो रहा है, ठीक है। अब यहीं पे मैं एक और बात आपके साथ, एक और इसका पॉइंट शेयर करना चाहूंगी, वो क्या है कि जब हमारे ये क्या होता है, जहां पे भी आपका एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, लाइक इन द प्रीवियस पार्ट मैंने आपको बताया था कि जो एसिडोसिस होती है वो हमेशा क्या करती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन को फेवर करती है, ठीक है। कैसे करती है, देखो ये जो हमारे यूरेट थे ना, यूरेट ने क्या किया, सोडियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया और मोनोसोडियम यूरेट बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे होती है, देखो ये जो यूरेट है ना, ये यूरेट क्या करता है आपका, H पॉजिटिव के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद H पॉजिटिव, जहां पे भी, क्योंकि देखो ये बना कैसे था, H पॉजिटिव को डोनेट करके बना था, ठीक है। यूरेट कैसे बना था, जब यूरिक एसिड ने H पॉजिटिव डोनेट किया था तभी तो यूरेट बना था। अब क्या होगा, ये यूरेट एक बार क्या करेगा, अगर एसिडिक एनवायरनमेंट में गया जहां इसे बहुत सारे H पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एसिडोसिस, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं हुई कि जहां पे एसिडोसिस आपकी बॉडी में क्रिएट हुई है, तो उस केस में क्या होगा, ये यूरेट जो है क्या करेंगे, H पॉजिटिव के साथ कॉम्प्लेक्स बना देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स बना के ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अनआयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म में, ठीक। अब ये अनआयनाइज्ड जो फॉर्म होती है, ये क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना कि अनआयनाइज्ड फॉर्म, अगर मैं जॉइंट के केस की बात करती हूँ, अगर ये जो कॉम्प्लेक्स जॉइंट में बना है सपोज, तो क्या एसिडोसिस इन जॉइंट्स लिख देती हूँ मैं, ठीक है। जॉइंट एरिया में अगर एसिडोसिस हुई थी तो क्या होगा, जो अनआयनाइज्ड फॉर्म आपकी बनी, क्योंकि H पॉजिटिव वापस से ऐड हो गया, तो अनआयनाइज्ड फॉर्म कैसी होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे ये लेस सॉल्युबल होती है। और जितना ही आपको पता है, जितना सॉल्युबिलिटी कम होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्रिस्टल फॉर्मेशन क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता है ना, जितना सॉल्युबिलिटी कम है उतना ज्यादा क्या होगी, क्रिस्टल ग्रोथ होगी। तो ये भी एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म आप बोल सकते हैं कि अगर किसी भी वजह से H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारे जॉइंट एरिया में बढ़ती है, तो उस केस में भी जो यूरेट है वो क्या करता है, H पॉजिटिव के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ऑब्वियसली वापस से अनआयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या थी, यूरिक एसिड। और ये जो फॉर्म होती है ऑब्वियसली क्या है, लेस सॉल्युबल फॉर्म है कंपेयर टू आयनाइज्ड फॉर्म।
तो इसीलिए आपका क्या होगा, जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो ज्यादा होगी। तो एसिडोसिस की वजह से क्यों होती है समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। अब देखो दोनों ही केस में, चाहे दोनों कोई सा भी केस था, फाइनली हुआ क्या, क्रिस्टल फॉर्मेशन हुई है। अब इस क्रिस्टल फॉर्मेशन की वजह से क्या प्रोसेस होगी, किस तरीके से आपका जॉइंट डैमेज होगा, वो अब हम देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ये जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है इसकी वजह से क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, जो क्रिस्टल फॉर्मेशन एक बार हो गई, चाहे वो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल थे, ज्यादातर केस में आप देखोगे गाउट के केस में यही क्रिस्टल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये मैंने ऑल्टरनेट मैकेनिज्म आपको एसिडोसिस के केस में बताया हुआ है। अब क्या होगा, ये जो क्रिस्टल बने हैं ये क्या होंगे, ये डिपॉजिट हो जाएंगे इन जॉइंट। ठीक है, जो हमारे जॉइंट्स हैं वहां पे जाके इनका डिपोजिशन हो गया, और एक बार अगर ये क्रिस्टल डिपॉजिट हो गए तो उसके बाद जो प्रोसेस होगी मैं उस साइड पे इसे बता रही हूं। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि एक बार अगर आपका डिपोजिशन हुआ तो उसके बाद क्या होगा। चलिए, तो ये जॉइंट में डिपोजिशन होने की वजह से क्या होगा, आपका फटाफट से आपकी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसे स्टार्ट होगी इसको मैं बता दूं आपको, कि दो हमारे जो इन्नेट रिस्पॉन्स के, जो इन्नेट इम्यूनिटी के जो मेन सेल्स हैं, मैक्रोफेज। ठीक है, जॉइंट में क्या होते हैं, हमारे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो मैक्रोफेज है ये क्या हो जाएंगे, आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, मैक्रोफेज का क्या काम होता है बेटा, मैक्रोफेज जब एक्टिवेट होते हैं क्या करते हैं, टाइप ऑफ WBC है, मोनोसाइट्स। ठीक है, फटाफट से ये क्या करेंगे, क्रिस्टल्स को क्या कर लेंगे, इंगल्फ कर लेंगे, और फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी, उसी को फेगोसाइटोसिस बोलते हैं ऑब्वियसली। तो मैक्रोफेज का क्या हुआ, आपका एक्टिवेशन हुआ। जैसे ही मैक्रोफेज एक्टिवेट हुए तो इसके बाद क्या हुई, आपकी फेगोसाइटोसिस हुई ऑब्वियसली। ठीक है, मैं पूरा उसका डिटेल में आपको बता देती हूँ। होता क्या है, सपोज ये हमारे मैक्रोफेज है। ठीक है, मैक्रोफेज के जो साइटोसोल में आपके क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। इसको क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लामेसोम। ठीक है, तो जैसे ही मैक्रोफेज ये एक्टिवेट होगा, ठीक, मैक्रोफेज के एक्टिवेट होते ही क्या होगा, जो मैक्रोफेज के साइटोसोल में जो इन्फ्लामेसोम है, इन्फ्लामेसोम क्या होंगे, आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। इन्फ्लामेसोम क्या है, आपकी एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो साइटोसोल में प्रेजेंट होती है, मोनोसाइट्स के भी और न्यूट्रोफिल के भी। अभी क्योंकि मैं मोनोसाइट डिस्कस कर रही हूँ तो मैं मोनोसाइट्स की बात करूंगी, मैक्रोफेज की ऑब्वियसली। ये जो इन्फ्लामेसोम जैसे ही एक्टिवेट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपके जो हमारा कैस्पेज एक एंजाइम है, कैस्पेज 1, इसको क्या कर देते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं। ये कैस्पेज की एक खासियत है, क्या है, ये क्या है, प्रोटीएज एंजाइम है। प्रोटीएज का मतलब समझते हो, प्रोटीएज मतलब ये क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा। तो मैक्रोफेज के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे, सेल स्ट्रक्चर होंगे, सबको क्या करेगा, ये तोड़ेगा। तो कैस्पेज 1 ने क्या किया, आपका ब्रेक डाउन किया सेल स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है देखो वो ब्रेक होने लगे, टूटने लगे। अब साथ ही साथ कैस्पेज एक और काम करता है, देखो क्या करता है, ये क्या करता है, आपका इंटरल्यूकिन जो 1 बीटा है, जो कि मेन आपका क्या है, प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, इसको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, आपका इंटरल्यूकिन एक्टिवेट हो गया, और जैसे ही इंटरल्यूकिन आप जानते हो एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, आपका जॉइंट डैमेज। अब आपको समझ में आया होगा कि जॉइंट डैमेज कैसे हो रहा है आपका। तो हुआ क्या, जैसे ही आपके क्रिस्टल्स जो बने थे जॉइंट में जाके डिपॉजिट हुए तो एकदम से वहां पे प्रेजेंट मैक्रोफेज एक्टिवेट हो गई। मैक्रोफेजेस ने क्या किया, ऑब्वियसली जो जॉइंट में जो आपका यूरेट क्रिस्टल्स थे, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स थे, उनको क्या किया, इंगल्फ किया। इंगल्फ करने के बाद आपका इन्फ्लामेसोम जो कि उसी के सेल के अंदर प्रेजेंट थी प्रोटीन, वो एक्टिवेट हुई। इन्फ्लामेसोम के एक्टिवेट होते ही इसने क्या किया, कैस्पेज 1 जो हमारा एंजाइम है इसे एक्टिवेट कर दिया।
कैस्पेज 1 का काम क्या है? सेल के अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ना, ब्रेक डाउन होगा, और साथ ही साथ इसने इंटरल्यूकिन 1 बीटा जो हमारा प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है उसे क्या किया? रिलीज किया, जिसकी वजह से जॉइंट डैमेज हुआ। साथ ही साथ क्योंकि ये प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, इसकी वजह से क्या होगा? आपका इन्फ्लामेशन होगा, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा मोनोसाइट्स यहां पे आएंगे जॉइंट में, मोनोसाइट्स रिक्रूटमेंट होगा, जो कि बाद में यहाँ पे पहुंच के मैक्रोफेज में कन्वर्ट होंगे, और ये रिएक्शन और भी ज्यादा होने लगेगी। जहां पे भी जॉइंट में आपका ये डिपोजिशन हुआ था वहां पे और ज्यादा मोनोसाइट्स आएंगे और भी ज्यादा ये रिएक्शन होगी, और फाइनली जो जॉइंट डैमेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा केवल क्या मैक्रोफेजेस ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नो। ठीक है, अदर देन मैक्रोफेज हमारी एक और सेल है जो इस काम को करती है, जॉइंट डैमेज करती है। वो कौन सी है? जब भी हमारे जॉइंट में जो क्रिस्टल डिपोजिशन हुआ था उसकी वजह से मैक्रोफेज तो एक्टिवेट हुए ही थे, लेकिन साथ ही साथ आपका क्या हुआ था? न्यूट्रोफिल्स भी एक्टिवेट हुए थे। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का रिक्रूटमेंट हुआ था, न्यूट्रोफिल्स रिक्रूटमेंट। फटाफट से न्यूट्रोफिल्स क्योंकि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, देखो ये हमारे जॉइंट में प्रेजेंट नहीं है, ध्यान रखना। मैक्रोफेजेस हमारे जॉइंट में थे एज इट इज, इसीलिए इनका एक्टिवेशन डायरेक्ट हुआ और ये प्रोसेस हुई। अब क्या होगा? जब आपका डिपोजिशन हुआ था तो उसी टाइम पे आपका क्या होगा? न्यूट्रोफिल का रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ब्लड से फटाफट से न्यूट्रोफिल कहाँ आएंगे? हमारे जॉइंट्स में। इसीलिए मैंने यहाँ न्यूट्रोफिल एक्टिवेशन ना लिख के क्या लिखा हुआ है? रिक्रूटमेंट। ठीक है, न्यूट्रोफिल हमारे ब्लड से कहाँ पहुंच गए? जॉइंट्स में। अब ये क्या करेंगे? देखो सेम वही चीज होगी, क्या होगी? न्यूट्रोफिल भी क्या करते हैं? आपके फेगोसाइटोसिस ही करते हैं। ठीक है, जो हमारा क्रिस्टल्स हैं उनको इंगल्फ कर लेंगे, अपने अंदर क्या किया? इंगल्फ कर लिया, और अंदर लाइसोसोमल एंजाइम है जिसने उसे क्या कर दिया? डाइजेस्ट कर दिया, यूरेट क्रिस्टल्स को खत्म कर दिया। लेकिन ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस वो काम तो हो गया, चलो जो यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट हुए थे वो आपका जो आपके न्यूट्रोफिल्स थे उन्होंने इंगल्फ करके उन्हें खत्म तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस ये क्या करते हैं? अपने अंदर से कुछ एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, जैसे कि प्रोटीएज एंजाइम है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर में होता है ये प्रोटीएज एंजाइम। साथ ही साथ आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं वो भी बनते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल ने अपना काम तो किया, जो आपका क्या थे? क्रिस्टल्स थे, उन्हें इंगल्फ करके खत्म किया, लेकिन साथ में प्रोटीएज एंजाइम को भी रिलीज किया और फ्री रेडिकल्स को भी रिलीज किया। और अगर आपको ध्यान हो, प्रोटीएज क्या करता है बेटा? सेम यही क्या करेगा? प्रोटीएज क्या करेगा? ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर। जो भी जॉइंट के आसपास की सेल्स हैं उनका क्या होने लगेगा? आपका वो टूटने लगेंगी, कार्टिलेज डैमेज होगा प्रोटीएज की वजह से। और साथ ही साथ ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं, जो ये आपके फ्री रेडिकल्स हैं, ये भी आपका क्या करेंगे? ये भी साथ में आपका जॉइंट डैमेज ही करेंगे। पता है ना, फ्री रेडिकल्स अगर बॉडी में ज्यादा हो तो क्या होता है? धीरे धीरे आपकी सेल डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है, सेल डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों ही ये जो आपका रिएक्शन हुई उस टाइम पे जो प्रोटीएज और आरओएस बने, इन दोनों ने ही क्या किया? अल्टीमेटली जॉइंट को डैमेज किया, इन्फ्लामेशन हुआ वहां पे और पेन हुआ। ठीक हो गया? तो ये आपका क्या है? पूरी प्रोसेस है कि किस तरीके से हाइपर यूरिसीमिया की वजह से, यानी कि यूरिक एसिड लेवल बढ़ने की वजह से आपका क्या हुआ? आपका जॉइंट डैमेज हुआ। ठीक है, जॉइंट डैमेज किस वजह से हुआ? और जो पेन और इन्फ्लामेशन हो रहा है, ऑब्वियसली जॉइंट डैमेज हो रहा है, यानी कि सेल्स डैमेज हो रही हैं। तो सेल्स जब भी डैमेज होती हैं, हमें पता है वहां पे प्रोस्टाग्लैंडीन फॉर्म होता है। प्रोस्टाग्लैंडीन जितना बनेगा उतना ही ज्यादा पेन और इन्फ्लामेशन महसूस होगा। समझ में आ गया? ठीक, तो ये था ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गाउट, कि गाउट कैसे होता है, क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हमने हाइपर यूरिसीमिया को समझा कि हाइपर यूरिसीमिया के क्या रीजन हो सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने ये देखा कि हाइपर यूरिसीमिया की वजह से गाउट कैसे हो सकता है। ठीक है, गाउट जो कि हमारा क्या है? जॉइंट डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है? आपका जॉइंट आपके स्पेशली आप देखोगे उसमें आपको ट्रॉफी फॉर्म हुए भी दिखेंगे। ट्रॉफी मतलब होता है आपके जॉइंट्स में बल्जेस निकल जाते हैं। ठीक है, वो इसी वजह से होता है, वो जॉइंट डैमेज को ही इंडिकेट करता है। ठीक हो गया? तो ये आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से ये प्रोसेस हुई। ये प्रोसेस को डिटेल में कराने का रीजन क्या है? अब जब नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट पार्ट डिस्कस करेंगे कि भाई अगर किसी को गाउट हुआ है तो आप कैसे ट्रीट करोगे, तो आपके दिमाग में ये पैथोफिजियोलॉजी फिक्स होनी चाहिए।
ठीक है। और इसी पैथोफिजियोलॉजी पे काम करके जो फर्स्ट पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि यूरिक एसिड फॉर्मेशन कैसे ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, वहां पे भी हमारी कुछ मेडिसिन काम करती है। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो इस प्रोसेस पे भी काम करती हैं, ठीक है। तो पहले आप पैथोफिजियोलॉजी को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम ट्रीटमेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।